गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई प्रोफेसर जैस्मिन फराज अगेन वेलकम यू ऑन माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया है। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 मैंने पूरे वीडियो अपलोड किए हैं। अगर नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट पे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 मैंने सॉल्व किया है। अब हम देखेंगे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नंबर 3। जो हमने सीखा है चैप्टर नंबर 3 में उसका अब हम एक्सरसाइज नंबर 3 देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा, सबसे लास्ट पार्ट आप चेक कीजिए आपके चैप्टर नंबर 3 का। सो दे हैव गिवन आंसर इन वन सेंटेंस। तो आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट ये इसी बेसिस पे होती है, तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। सो फर्स्ट दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द जर्नल एंट्री। सो सी हियर आपको कैसे लिखना है। A journal is a book employed to classify or sort out transactions in a form of convenient for their subsequent entry in the ledger. Next, what is a narration? Narration is a brief explanation of journal entry. वेरी सिंपल, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। व्हाट इज द जीएसटी? जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। ये शायद फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है आपके लिए कि डैश इज वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। सो जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। In which year GST was imposed by the central government of India? So of course ये मैंने खास इस पे वीडियो अपलोड किया है जीएसटी का, आप वो देख लिए, उसमें सब ये इंफॉर्मेशन दी है। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017. What is mean by simple entry? So in simple entry only two accounts are affected. One account is debited, another account is credited. सिंपल, यहाँ पे दो ही अकाउंट होते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, उसे हम सिंपल एंट्री कहते हैं। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइन एंट्री? अभी हमने सिंगल एंट्री देखी, अब कंबाइन एंट्री का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक से ज्यादा अकाउंट्स होते हैं। सो सी मोर देन वन डेबिट or more than one credit or both is called combined or compound journal entry. अभी हमने लेक्चर नंबर, अगर आपने देखा होगा 6 एंड 7 में, तो उसमें बहुत सारी एंट्री हमने कंबाइन एंट्री की है। जैसे कि परचेस ऑफ गुड्स हाफ बाय क्रेडिट हाफ बाय कैश, जीएसटी। सो ये सब हमने मिक्स किया है, और डेबिट में 3 अकाउंट लिखे हैं, क्रेडिट में 1-2 अकाउंट लिखे हैं। सो दैट इज कॉल्ड कंबाइंड एंट्री और कंपाउंड एंट्री। Which account is debited when rent is paid by the debit card? तो ऑफ कोर्स अब इस पे हम जर्नल एंट्री करके देखते हैं, तो देखते क्या आती है। सो हमने क्या किया है, when account रेंट इज पेड, हमने रेंट पेड किया है, तो रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस। एंड व्हाट गोज आउट, हमने कैश से पेड किया है क्या, तो नहीं, हमने डेबिट कार्ड से मतलब भी बैंक से पेड किया है। तो अब मुझे बताओ कौन सा अकाउंट डेबिट दिख रहा है आपको, रेंट अकाउंट। सो आंसर आपका क्या आएगा, रेंट अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन रेंट इज पेड बाय डेबिट कार्ड। इसके लिए आपको जर्नल एंट्री अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट, विच डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बार बार मैंने वीडियोस में कहा है कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट, इन विच ऑर्डर मंथली ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। हम जर्नल में कौन से ऑर्डर से ट्रांजैक्शन लिखते हैं, डेट वाइज लिखते हैं। वही डेट को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या, डेट वाइज इन द ऑर्डर इन विच दे टेक प्लेस। 1 जून, देन 2 जून, देन सपोज 3rd 4th को छुट्टी होगी तो 5 जून। तो इस तरीके से हम डेट वाइज लिखते हैं, तो उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लास्ट वन, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन गुड्स आर सोल्ड। यहाँ पे फिर से जर्नल एंट्री की हेल्प लगेगी हमें। सो क्या दिया है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अ क्रेडिट बेसिस। सो जो भी बंदे का नाम होगा वो डेबिट में आएगा। XYZ हमने किसको किया है, अकाउंट डेबिट टू। हमने क्या किया है, सेल किया है। सेल इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम। तो सेल तो हमेशा हमारे लिए इनकम होता है। सो टेल मी नाउ कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ऑफ कोर्स सेल्स अकाउंट। तो इसके लिए आपको जर्नल एंट्री करनी है, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड व्हेन गुड्स आर सोल्ड। ठीक है, ये आप वर्किंग नोट में बताओ, आपको आंसर शीट में बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इतना ही आपको लिखना है, बिकॉज एवरी ऑब्जेक्टिव हैज अ 1 मार्क्स। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो डायरेक्टली आंसर राइट डाउन, या आप वर्किंग नोट रफ में कहीं तो करो। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न।
गिव वन वर्ड टर्म्स फ्रेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे सिर्फ आपको वन वर्ड देना है। सो अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी, जर्नल स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। टैक्स इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विस, सो CGST। यहाँ पे GST लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे उन्होंने पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे इसके आगे आप लिखो CGST, ओके, सेंट्रल CGST. Brief explanation, of course it's called narration. Process of recording transaction in the journal, क्या कहेंगे हम उसको, journalizing. फ्रेंच वर्ड जर्नल का क्या होता है, जोर। अगर आप स्टार्टिंग का पार्ट देखोगे, वीडियो देखोगे, तो उसमें एक्सप्लेन किया है, आपके बुक में भी स्टार्टिंग के पेज पे दिया है जोर, उस पे से जर्नल एंट्री आया है। ठीक है। कंसेशन गिवन फॉर इमीडिएट पेमेंट, ऑफ कोर्स दिस इज अ कैश डिस्काउंट। एंट्री विच मोर देन वन अकाउंट आर डेबिटेड टू क्रेडिटेड, तो उसको कहते हैं कंबाइन। अभी हम वन सेंटेंस में देखा है सिंपल एंट्री, कंबाइन एंट्री। 8.1 anything taken by proprietor for personal use, of course drawing, and D for drawing, D for debit, drawing हमेशा डेबिट में आएगा। टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट ऑन परचेस ऑफ गुड, इनपुट टैक्स, जब हम परचेस करते हैं तो परचेस को हम कहते हैं इनपुट, क्योंकि हम परचेस जो भी करते हैं लैपटॉप गुड्स, वो हम इन हमारे घर में, हमारे फैक्ट्री में, हमारे ऑफिस में लेकर आते हैं, सो इनपुट टैक्स। पेज नंबर ऑफ द लेजर, ऑफ कोर्स दैट इज अ लेजर फोलियो। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न। देखो आपको पैटर्न कैसे आएगी, यूनिट टेस्ट में मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही तरीके के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मेक अ प्रैक्टिस, आप तीनों चैप्टर के प्रैक्टिस कीजिए। Select the most appropriate alternative from the alternative given below and rewrite the sentence. यहाँ पे आपको फोकस करना है, you have to write again the sentence, rewrite full से आपको पूरा लिखना है। तो सिर्फ यहाँ पे टिक करोगे तो नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। तो नरेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल, ये पूरा सेंटेंस आपको विद आंसर लिखना है। नेक्स्ट, डैश डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड, of course trade discount not recorded. Recording of transaction in journal is called journalizing. Give one word में ही अभी देखा हमने। Every journal entry required, of course narration लगता है, narration के बिना journal entry complete नहीं होती है। The dash column of journal is not recorded at the time of journalize ledger folio, हम नहीं लिखते। अभी तक कोई भी क्वेश्चन में मैंने आपको लेजर फोलियो बताया है क्या, सिर्फ कॉलम ड्रॉ करके रखा है, बट मैंने वहां पे कुछ लिखा नहीं है। ओके। नेक्स्ट, गुड सोल्ड ऑन अ क्रेडिट शुड बी डेबिटेड, हमने अगर गुड सोल्ड किया है तो क्या होना चाहिए, हमने किसको करना चाहिए डेबिटेड, ऑफ कोर्स कस्टमर। अभी मैंने बताया आपको एंट्री करके XYZ अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जब गिव सेंटेंस वन सेंटेंस था उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन यही वीडियो में दिया है। ठीक है, तो XYZ मतलब क्या, ऑफ कोर्स कस्टमर, हम कस्टमर को ही सेल्स करते हैं, सो कस्टमर अकाउंट विल बी अ डेबिटेड। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड, हम किसको करेंगे। देखो यहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप बहुत सारे लोग लिखेंगे वेजेस अकाउंट, बट ये वेजेस ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। ये वेजेस हमने कब पेड किया है, जब मशीनरी इंस्टॉल किया, तो कुछ बंदे आए होंगे इंस्टॉल करने के लिए, तो उनको हमने पैसे दिए हैं, सो ये रिलेटेड विद द मशीनरी। तो मशीनरी अगर 10,000 की है और हमने उन पर्सन को जो इंस्टॉल करने के लिए आए थे हमारे पास, उनको हमने 2,000 दिया, तो हमारी टोटल मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई, 12,000। तो हम मशीनरी डेबिटेड करेंगे 12,000। तो ये आंसर रॉन्ग है, बहुत बार बच्चे गलती से वेजेस अकाउंट लिखते हैं। तो वेजेस अकाउंट कब डेबिटेड होता है, तो जब ऐसे देंगे कि पेड वेजेस टू द वर्कर, मतलब हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में वर्कर्स है और हमने हमारे वर्कर्स को पे किया है, तो हम वहां पे वेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे। यहाँ पे ये वेजेस हमने जिसको पे किया है वो हमारे वर्कर्स नहीं है, जिसके पास से हमने मशीनरी खरीदी थी उसने अपने वर्कर्स भेजे इंस्टॉलेशन करने के लिए। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस एक्सपेंसेस आल्सो वी ऐड इन मशीनरी अकाउंट। तो ये हाईलाइट करो, एग्जाम में जाने से पहले 2-3 बार पढ़ो। नेक्स्ट, कमीशन पेड टू द एजेंट शुड बी डेबिटेड, ऑफ कोर्स किसको डेबिटेड करेंगे, कमीशन अकाउंट, हमने पेड किया है, इसका मतलब कमीशन हमारा एक्सपेंसेस है, एंड कमीशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, सो डेबिट द एक्सपेंसेस, सो दैट इज व्हाई कमीशन डेबिट। ये ऑलरेडी मैंने सब एक्सप्लेन किया है।
लोन टेकन फ्रॉम देना बैंक शुड बी क्रेडिटेड। सो ऑफ कोर्स हमको लोन किसने दिया है, देना बैंक ने, लेकिन यहाँ पे तो कंफ्यूजन है, यहाँ पे भी देना बैंक दिया है, यहाँ पे भी दिया है, लेकिन यहाँ पे लोन अकाउंट दिया है। तो ध्यान से आपको करना है देना बैंक लोन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, परचेस ऑफ एनिमल फॉर अ कैश शुड बी डेबिटेड। तो हमने एनिमल्स पे परचेस किया है तो उसको लाइव स्टॉक कहते हैं। सो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो डेबिट किसको किया है, लाइव स्टॉक को किया है। जैसे कि होता है ना कभी कभी कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं दे रिक्वायर्ड एनिमल्स, सो वो भी एक उनकी असेट होती है, लेकिन कौन सा स्टॉक होता है, कौन सा असेट होता है, लाइव। ओके, सो विल राइट हियर लाइव अकाउंट। We'll move to the next page. State whether following statement true or false with reason. ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्क्स हो सकते हैं 2.5, मतलब 1 मार्क्स फॉर ट्रू एंड फॉल्स एंड 1.5 मार्क्स फॉर रीजन। तो ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स नहीं लिखना है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, आप लिख लो। नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑफ कोर्स नहीं, हमको ये लिखना ही पड़ता है। सो फॉल्स, सो यू कैन राइट रीजन, नरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी एंट्री बिकॉज नरेशन इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। तो हमको समझ में आना चाहिए ये ट्रांजैक्शन किसकी है। So this statement is false. Okay, journal voucher is must for all transaction in the journal. Entry क्या आएगी आपकी, of course true entry आएगी। प्रूफ होना चाहिए, हर रिकॉर्ड का हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। अगर हमें किसी ने पूछा कि एक्सपेंसेस क्यों हो गया, तो ऑफ कोर्स हमें ये ट्रांजैक्शन बतानी होगी। सो दैट इज ट्रू। कैश डिस्काउंट अलाउड शुड बी डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट, ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू। अब जर्नल एंट्री देखो, कैश डिस्काउंट की सब आपको समझ में आएगा। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज जो भी ट्रांजैक्शन होती है फर्स्ट विल राइट इन जर्नल and then we transfer to the ledger account. Next, trade discount is recorded in the books of account. We never record the trade discount in the books of account. Good loss by theft is debited to goods account. This is also false because goods loss by theft, हम क्या करते हैं, लॉस है ये हमारा। सो हमारा लॉस बाय थेफ्ट, ये कौन सा अकाउंट आएगा, नॉमिनल अकाउंट आएगा। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला डेबिट द एक्सपेंसेस, तो हम लॉस, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे, ना कि गुड्स लिखेंगे। ये हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे, गुड्स लॉस बाय फायर डन टू गुड्स अकाउंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि गुड्स गोज आउट, अगर आपने ये डेबिट दिया तो इसका मतलब गुड्स कम्स इन होगा, गुड्स इज अ रियल अकाउंट। सो डेबिट कम्स इन, तो गुड्स तो आया नहीं, उल्टा चोरों ने लेकर गए हैं, सो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री अभी तक हमारे क्वेश्चन में नहीं आई, तो इसकी जर्नल एंट्री भी आप लिख लो, मैं बता देती हूँ आपको। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। ओके, जितना भी गुड्स 2000 3000 होगा वो आपको अमाउंट लिखनी है, तो एक बार ये आप एंट्री लिख लो। Next, if rent is paid to landlord, landlord account should be a debited. तो नहीं, ये भी false है, क्योंकि हम landlord नहीं, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जिसको हमने पेड किया है। तो एक अकाउंट कैश आता है, दूसरा अकाउंट रेंट आता है, तो जर्नल एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड का तो सवाल ही नहीं है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट कभी भी नहीं आता है। ओके, सो ये भी फॉल्स है। बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। लेकिन बुक में, अगर आप टेक्स्ट बुक में चेक करोगे तो गलती से यहाँ पे ट्रू दिया है। ठीक है, तो ये गलत है। बुक कीपिंग में हम कभी भी नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं लिखते। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, मम्मी ने अगर हमको टिफिन दिया तो मम्मी हमारे से पैसे नहीं लेती, तो वो जर्नल एंट्री हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हाँ, लेकिन यही हमने टिफिन कई रेस्टोरेंट से, कोई मेस से लिया, तो उसके लिए हमको पैसे देना पड़ते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन आएगी। ओके, तो बुक में करेक्शन कर लो आपके। ड्रॉइंग्स मेड बाय द प्रोप्राइटर इंक्रीज हीज कैपिटल, अगर ड्रॉइंग मतलब क्या, विड्रॉ कैश और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस, तो अगर बिजनेस से हम कैश विड्रॉ करते हैं तो कैपिटल बढ़ेगा क्या, ऑफ कोर्स नहीं बढ़ेगा, उल्टा डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज फॉल्स। जीएसटी पेड ऑन परचेस ऑफ गुड्स इनपुट टैक्स शुड बी डेबिटेड, आपने परचेस किया है, तो मैंने पहले भी कहा है परचेस के साथ जीएसटी भी आता है, सो इनपुट जीएसटी, सो दिस इज अ ट्रू। ओके, सो एक एक लाइन में आपको रीजन लिखना है, वेरी सिंपल।
विल टर्न द पेज, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको सिर्फ आप ऑप्शंस लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज दे हैव नॉट गिवन हियर रीराइट। ठीक है, तो फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज, अब चैप्टर ही हमारा जर्नल है तो आंसर भी जर्नल आएगा। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इनटू जर्नल, जर्नलाइजिंग। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, नरेशन। अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा तो समझ में आया होगा, गिव वन वर्ड, गिव वन सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स। ये घुमा फिरा के वही क्वेश्चनिंग कर रही है, क्वेश्चन सेम आया था पहले क्वेश्चन में, व्हाट इज अ नरेशन। तो यहाँ पे यही करना है हमें। ठीक है, सो आप अच्छे से करो, आप एक दो क्वेश्चन भी अच्छे से करोगे आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी। फिर से यही सवाल पूछा है, डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। अरे भैया पता है हमको, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। डैश कंसेशन अलाउड फॉर बल्क परचेस ऑफ गुड्स और इमीडिएट पेमेंट, ये भी पता है हमें, अभी हमने जवाब दिया था। सो डिस्काउंट मतलब कंसेशन, सो डिस्काउंट या परचेस ऑफ गुड्स। यहाँ पे देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ट्रेड डिस्काउंट लिखा हो क्या कैश डिस्काउंट लिखूं। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कंसेशन अलाउड फॉर अ बल्क परचेस, जब हम बल्क परचेस करते तो ट्रेड डिस्काउंट देते, और जब इमीडिएटली करते तो कैश डिस्काउंट देते। तो ये दोनों को क्या कहते हैं, डिस्काउंट। तो कॉमन नेम लिखना है यहाँ पे, ये सर्कल करो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, यहाँ पे आप फटाक से एक तो ट्रेड डिस्काउंट लिखोगे क्योंकि बल्क परचेज दिया है, नहीं तो कोई इमीडिएटली पेमेंट सोच के कैश डिस्काउंट लिखेगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डिस्काउंट लिखना है, एंड दीज टू आर टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। ओके, एवरी जर्नल एंट्री रिक्वायर्स, ऑफ कोर्स हमको नरेशन के बिना तो आगे जाइए नहीं। डैश डिस्काउंट ऑलवेज रिकॉर्डेड, ऑफ कोर्स कैश डिस्काउंट। डैश इज अ डॉक्यूमेंट बेसिस व्हिच एंट्री रिकॉर्डेड इन अ जर्नल, अभी हमने पहला ही, ये चैप्टर का पहला ही मेरा लेसन वीडियो अगर देखोगे तो मैंने वाउचर्स अलग अलग टाइप के बताए हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। तो वाउचर, देयर आर डैश पार्टी टू चेक, सो देयर आर थ्री पार्टीज टू चेक। The dash check is more safe than other check as it cannot be encashed on the bank. So here write down the cross check is more safe. ये भी मैंने बताया था। ठीक है, सो अब यहाँ पे भी थ्री एंट्री कैसे, थ्री पार्टीज कौन होगी, एक चेक देने वाला, एक चेक रिसीव करने वाला, बैंक। सो दिस ऑल comes three parties. Okay, now we'll move to the next. Prepare specimen of tax invoice. सो ये आपको अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करना है, आपको इसे ड्रॉ करना है अच्छे से। बुक आपके यूनिट टेस्ट में ये फॉर्मेट आ सकता है 5 मार्क्स के लिए। सो बुक में सब फॉर्मेट दिया है मेरा, अगर फर्स्ट लेक्चर देखोगे आप तो उसमें भी मैंने फॉर्मेट सिखाया है कि टैक्स इनवॉइस कैसे होता है। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा कि जो भी कंपनी है उसका नाम लिखना होगा, एड्रेस यहाँ पे शॉर्ट में एड्रेस लिखना होगा, फिर यहाँ पे हर एक को नंबर मिलता है जीएसटी का, तो ये नंबर यहाँ पे, तो ये ब्लैंक रखो आप, जरूरी नहीं आप फिल करो, सिर्फ ये फॉर्मेट। देन कस्टमर किसको हमने सेल किया है, देन पर्टिकुलर रेट, कौन से रेट से, क्वांटिटी कितना किया, अमाउंट, सी जीएसटी, जीएसटी टोटल अमाउंट कितना, फिर वर्ड हमें बैंक का डिटेल्स लिखना है, रुपीज में भी लिखना है। सो इसे कहते हैं टैक्स इनवॉइस। ठीक है, दिस इज स्पेशली फॉर जीएसटी। नेक्स्ट उन्होंने दिया है रिसीट, तो ये भी हमें लिखना है कि रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम, जिससे भी हमने रिसीव्ड किया है। अगर कैश किया है तो कैश को टिक करो, अगर चेक किया है तो चेक को करो। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए है जो है उस पर टिक करना है हमें। डेट, उस चेक नंबर लिखना है, देन डेट, कौन से डेट पे ड्रॉन किस पे किया है, अमाउंट, बिल नंबर, एवरीथिंग वी हैव टू राइट। तो इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि ये 5 मार्क्स के लिए स्पेसिमन आ सकता है, क्योंकि ट्वेल्थ में भी स्पेसिमन दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज का 5 मार्क्स के लिए। Next is a prepare a specimen cross check, very simple. Prepare specimen of cash voucher, तो ये भी आपको दिया है क्रॉस चेक। चेक का तो फॉर्मेट सेम ही होता है, सिर्फ क्रॉस कहेगा तो हमें यहाँ क्रॉस करना है, और बेरर अगर कहेगा तो ये दो लाइन हमें नहीं करनी है, बस बाकी फॉर्मेट सेम। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट, यहाँ पे आपको करेक्ट लिखना है। तो क्या दिया है, पहला ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल, तो यहाँ पे करेक्ट लिखो, ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल। Cash discount is not recorded in the books of account, so cash discount is recorded in the books of account। आपको सिर्फ ये करेक्ट करके लिखना है। Journal is book of secondary entry, no, journal is a prime entry। जीएसटी imposed by the government of India from 1st July 18, नहीं 18 से नहीं किया है, 17 से किया है। So right here
1 July 17, मशीनरी परचेज बाय प्रोप्राइटर डिक्रीज हिज कैपिटल। सो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इंक्रीज द कैपिटल, क्योंकि मशीनरी वो खरीद के लेकर आया है। सो मशीनरी मतलब असे, तो ऑटोमेटिकली उसका कैपिटल भी इंक्रीज हो गया है। ओके, सो दिस ऑल यू हैव टू राइट, री राइट विद द करेक्ट। Very simple. Now we'll turn the page. Do you agree or disagree with the following statement? यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है yes I agree और no I do not agree. Okay. So narration required for every entry. Yes I agree. GST stand for goods and sales tax. यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, ध्यान से सुनना है। यहाँ पे सेल्स दिया है, सर्विस नहीं दिया है यहाँ पे। सो सी हियर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इमीडिएटली आप एग्री लिखोगे, तो नहीं, दैट इज अ डिसएग्री, बिकॉज जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिंपल सिंपल ये मतलब मिस्टेक होती है जो हम करते ही है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑफ कोर्स एग्री। wages paid for installation is debited to wages, अभी मैंने आपको जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में एक्सप्लेन किया है। आप फिर से वीडियो पीछे देखो क्या है, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि मशीनरी में ही ऐड करते, तो डिसएग्री। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इन ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, हाँ भैया करेक्ट है। ठीक है, तो प्लीज आप ये वीडियो स्किप मत कीजिए, प्लीज आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कैलकुलेट द फॉलोइंग, अब ये कैलकुलेशन आपको करना है। आई थिंक अभी तक आप कैलकुलेशन में माहिर हो चुके होंगे, एक्सपर्ट हो चुके होंगे। सिंपल दिया है परचेज 2 लाख जीएसटी, फाइंड आउट जीएसटी अमाउंट, तो आपको यहाँ पे जीएसटी अमाउंट फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ क्या है। तो 2 लाख, हम यहाँ 2 लाख लिखोगे, उस पे हम कितने परसेंट करोगे, 18%। सो 18%, सो सिंपल है, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, यहाँ पे कर दो, तो क्या आएगा 36, 18 टू जा 36, 1 2 3 जीरो बचे थे, तो 36,000, तो हमारा जीएसटी आएगा 36,000 पे। पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस 10,000, 5% जीएसटी, फिर से आपको यहाँ पे करना है। आप सिंपल है, अगेन 10,000 पे 5%, सो 5% है इसलिए 100, फिर से ये 2 जीरो कट करो, सो इट कम्स 500। लेकिन यहाँ पे और कैलकुलेशन बोला है, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी, तो सिंपल है, हम 50-50 करते हैं, तो सी जीएसटी आएगा 250, एस जीएसटी आएगा 250। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने हमको टोटल जीएसटी पूछा है, तो हम सिर्फ इतना ही आंसर लिखेंगे। अगर यहाँ पे भी पूछा होता सी जीएसटी एस जीएसटी, तो इनका भी हमने हाफ किया होता। ओके, तो ध्यान देना उन्होंने क्या पूछा है। नेक्स्ट, bought goods Rajan 10,000, 5% GST, 10% cash discount, calculate cash discount। तो वेरी सिंपल, अगेन सी, ये सब हमने जर्नल एंट्री में सीखा है। 10,000 पे 5% पहले जीएसटी निकालो, वो जीएसटी हमें ऐड करना होगी, सो 500, जीएसटी कितना मिला हमें 500, तो हमें अब टोटल कितना हमने गुड्स खरीदा 10,500, बिकॉज जीएसटी ऑलवेज हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अब हमारी प्राइस कितनी हो गई है 10,000। उस पे अब हमें क्या करना है, 10% कैश डिस्काउंट हमें मिलेगा, तो इस पे 10%, तो निकालो इस पे 10%। सिर्फ इसके लिए ना आपको टेबल्स आने चाहिए, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। 1050, तो हमें डिस्काउंट 10% कितना मिला 1050, तो यहाँ पे यही उन्होंने पूछा है कि कैश डिस्काउंट, तो हमें सिर्फ यही अमाउंट निकालनी है, तो हमें डिस्काउंट मिला है कैश 1050। ओके, नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक 90,000 फ्रॉम किरण इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कैलकुलेट द डिस्काउंट रेट। तो ये भी इजी है, आप कर लो। नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखवा के दूंगी क्या करना है, ये आप खुद कर लो कैलकुलेशन। ओके, sold goods 1 lakh, 10% TTD, 10% cash discount to Ram, then 50% received by check। Calculate the amount check received। अब ये थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, लेकिन ये भी मैंने आपको सिखाया है। तो पहले गुड्स है 1 लाख, ओके, अब उस पे हम पहले क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट देंगे। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, सो 10% ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालोगे, सो इट कम्स 10,000। सो अब हो गया 90,000, तो अब हमारी जो हमने गुड सोल्ड किया है उसकी प्राइस हो गई 90,000।
देन अब क्या किया है 10% कैश डिस्काउंट टू रॉम एंड रिसीव्ड 50% अमाउंट बाय चेक. सो हमने क्या किया है 10% कैश डिस्काउंट टू राम एंड 50% अमाउंट. अब इसकी 50% अमाउंट हमें निकालनी है बाय चेक. तो कैलकुलेट द अमाउंट चेक रिसीव्ड. सो करो यहाँ पे 50%. सो 45,000. तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि 50% चेक से किया है, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन और ये बाकी का हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया है. ठीक है. तो यहाँ पे राम अकाउंट. यहाँ पे हम ऐसे ही कंसिडर करेंगे कि 50% अमाउंट बाय चेक दिया है, तो इसका मतलब 50% ही कैश ट्रांजैक्शन हुई है और बाकी की क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है. तो 90,000 का पहले 50% 45,000 और उस पे हम कितना परसेंट कैश डिस्काउंट देंगे 10%. हम राम को नहीं देंगे 10% ये वाले पे, क्योंकि ये क्रेडिट है. हम उधारी पे कभी भी 10% डिस्काउंट नहीं देते कैश डिस्काउंट. हाँ, लेकिन कैश इसने इमीडिएटली पेड किया है चेक से, तो इस पे हम 10% देंगे. सो 10% कितना आएगा 4,500. अब ये माइनस कर दो. सो कितना आ जाएगा आपका. सो यहाँ पे देखो, अब ये कैलकुलेशन आप कर लो. सो इट कम्स 0. तो आई थिंक ये चेक की अमाउंट आएगी 40,500. आप भी एक बार ट्राई कर लो. 40,500. तो चेक अमाउंट हमने रिसीव कितना किया 40,500. ओके. सो आई होप आपको सब कैलकुलेशन समझ में आया है. प्रैक्टिस करो बार बार. देन इनकम टैक्स पेड. अब यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है. सो वेरी सिंपल. इनकम टैक्स पेड किया है मतलब पर्सनल. सो ड्रॉइंग, डी फॉर ड्रॉइंग एंड डी फॉर डेबिट. ड्रॉइंग हमेशा डेबिट में आता है. रिसीव फ्रॉम सोनाली. सो सोनाली इज अ गिवर, सो क्रेडिट द गिवर. संजय बिकम इंसॉल्वेंट, नॉट रिसीव्ड 500. तो 500 नहीं मिले, हमें लॉस हुआ है, तो उसको हम कहते हैं बैड डेट्स. अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बैड डेट्स एक्सप्लेन किया है. अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इज कॉल्ड बैड डेट्स. सो बैड डेट्स इज अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या कहता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो ये लॉस हुआ है, सो बैड डेट्स विल कम डेबिट साइड ₹500. परचेस हॉर्स. सो मैंने अभी कहा था आपको लाइव स्टॉक कहते हैं हम इसे. सो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश. ट्रांसफर फिक्स एफडी, फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम द पर्सनल टू द बिजनेस. तो इसको हम कैपिटल कहेंगे. सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट. कैपिटल हमेशा क्रेडिट में आता है. Okay, so finally we finish our exercise number 3. मैंने अब चैप्टर 1, 2, 3 पूरे से एक्सप्लेन किया है विथ एक्सरसाइज. तो प्लीज पहले आप वो वीडियो देखो स्टार्टिंग से. नाउ जल्द ही मैं चैप्टर नंबर 4 लेकर आऊंगी. अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.